दुनिया बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूं मैं। नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं घूम तब आएगा। दोस्तों, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से देश की सियासत में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जिन लोगों ने ये मुगालता पाल रखा था कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश वैसा ही चलता रहेगा जैसा 10 सालों से चलता आ रहा है, अब उन लोगों को हकीकत समझ आ रही है कि मोदी और बीजेपी की मनमानी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक कई ऐसे उदाहरण पेश हो चुके हैं जहां बीजेपी की कमजोरी और मोदी की मजबूरी सामने आ गई है। सबसे ताजा उदाहरण केरल के वायनाड से सामने आया है दोस्तों, जहां भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के कारण जान माल की भारी क्षति हुई है, जान माल का भारी नुकसान हुआ है कह सकते हैं। राहुल तो यहां पहुंच गए थे और मोदी को भी शनिवार को वायनाड जाना पड़ा, क्योंकि मोदी से सवाल किए जाने लगे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस तो यहां लोगों को राहत पहुंचाने के काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं जबकि वो प्रधानमंत्री हैं। और इसी तरह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को बीजेपी ने पेश किया तो उसे भी विरोध के कारण जेपीसी को भेजना पड़ा। लेकिन इसमें भी बीजेपी की असलियत उजागर हो गई कि वो किस तरह अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर रही है। इसके अलावा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सरकार ने नामंजूर कर दिया है। ये भी मोदी की मजबूरी का ही एक और उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं करती तो फिर विपक्ष का यह आरोप और पुख्ता हो जाता कि मोदी सरकार दलित और पिछड़ों की विरोधी सरकार है। इस चुनाव में अपनी कई सीटें गंवा चुकी बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो कमजोर दिखे, लेकिन संसद के दोनों ही सत्रों में नरेंद्र मोदी की सरकार कई बार कमजोर दिखी। खासकर इस मानसून सत्र यानी बजट सत्र में तो बीजेपी अपने ही फैसलों के कारण पानी पानी होती हुई नजर आई। याद कीजिए किस तरह पत्रकारों को संसद के भीतर जाने से रोका गया और उन्हें एक कमरे में बंद करके रिपोर्टिंग करने को कहा गया। राहुल गांधी ने मीडिया की इस पिंजरबंदी यानी जो पिंजरे में वो बंद किए गए थे, उस पिंजराबंदी के खिलाफ राहुल गांधी ने संसद में आवाज उठाई, तो उसके बाद ये फैसला पलटा गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिर पत्रकारों से मुलाकात की। आइए जरा पत्रकारों के बारे में क्या कुछ कहा था संसद के अंदर लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। एक सर बेचारे सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे। एक मिनट आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। तो सुना आपने राहुल गांधी को, यानी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिशों पर भी अब तगड़ा जवाब सरकार को मिलने लगा है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की ताकत अब बहुत ज्यादा घट गई है, कम हो गई है और राजनीति के उसके हथियार अब बेकार साबित हो चुके हैं। वहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरह की सक्रियता संसद के भीतर और बाहर दिखा रहे हैं, उसका मुकाबला करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन हो चुका है। मोदी राहुल के बाद वायनाड तो पहुंचे हैं, लेकिन मणिपुर समेत और जिन जगहों पर राहुल गांधी गए हैं, क्या वहां भी नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? ये बड़ा सवाल अब उठने लगा है। और इधर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से जो मुलाकात की है, उससे इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र चुनाव में जीत की नींव तैयार हो चुकी है। ये सारे घटनाक्रम बता रहे हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के कारण अब मोदी और बीजेपी की मनमानी पर ब्रेक लगने की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल के आगे मजबूर हो गए हैं नरेंद्र मोदी, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सत्ता के तीसरे कार्यकाल में दबाव में है नरेंद्र मोदी की सरकार, और क्या अब बीजेपी की मनमानी पर इंडिया ने लगा दिया है ब्रेक। लेकिन शुरुआत करें इससे पहले आइए देखते हैं संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कुछ तस्वीरें, जिनमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मजबूरी साफ झलक रही है।
ये तस्वीर ओम बिरला के चैम्बर की है, जहां अनौपचारिक चाय पर सभी दलों के नेता बैठे हैं। इनमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर को टैग करते हुए ट्वीट किया, सहजता के आगे असहज होता अहंकार। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में एक कहानी छिपी है। कहानी एक ऐसे योद्धा की जो लाख मुश्किलों के बाद भी अपने पथ पर अडिग रहा, जिसे सच के रास्ते से हटाने के लिए एक अहंकारी आदमी ने तमाम झूठ बुलवाए, बेबुनियाद कहानियां गढ़वाई, करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन उस योद्धा ने अपनी सहजता और धैर्य से सारी कोशिशें तबाह कर दी। और आज वो उसी अहंकारी आदमी के सामने बैठकर बेफिक्र और बेखौफ मुस्कुरा रहा है। उसकी इस बेखौफ मुस्कुराहट के आगे उस अहंकारी आदमी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। याद कीजिए, इसी सत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जब सदन में आऊंगा तो मोदी नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। दरअसल जिस तरह राहुल ने बजट पर चर्चा के बहाने चक्रव्यूह का जिक्र किया और उसमें मोदी का नाम लिया, उसका जवाब किस तरह दिया जाए ये मोदी को समझ नहीं आया। अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना के बहाने जवाब देने की कोशिश की तो वो दांव भी बीजेपी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस देश में जिसकी अपनी जाति का पता नहीं जैसी बातों का मतलब लोग अच्छे से जानते हैं। और अब राहुल का अपमान लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण को रिपोस्ट किया तो वहां भी वो फंस गए। हालांकि इसके बाद भी उन्हें ओम बिरला के चैम्बर में राहुल के साथ चाय पीने के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को मोदी जितना उपेक्षित करेंगे उतनी ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसी तरह संसद के आखिरी दिन राज्यसभा में भी मोदी सरकार तब बुरी तरह फंस गई जब सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन यानी लहजे पर अपनी आपत्ति दर्ज की और सभापति ने इस शिकायत पर उन्हें फटकारने की कोशिश की तो समूचे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। क्या कुछ कहा था उस दिन जया बच्चन ने, आइए जरा सुन लेते हैं। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. जया, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you earned a great reputation. जया बच्चन ने साफ साफ मांग की कि सभापति माफी मांगे, और ये उनके अकेले की मांग नहीं है बल्कि उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा था। कांग्रेस ने भी इस पर मीडिया से बात करके साफ किया कि सभापति का ये व्यवहार किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। असल में संसद के भीतर जिस तरह का रवैया बीजेपी का रहा और उसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ने विपक्ष को दबाने की जो कोशिश की, उसमें भी जनता के बीच बीजेपी की छवि खराब हुई है। संसद के 2 ही सत्रों में ओम बिरला और जगदीप धनखड़ का पक्षपाती रवैया सामने आ गया और इससे जनता को पिछली सरकार का वो दौर भी याद आ गया जब विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करके सदन के बाहर कर दिया गया था। मोदी सरकार ने तब इस तरह की कार्रवाइयों पर अफसोस प्रकट नहीं किया और अब भी उसका रवैया वैसा ही दिख रहा है। तो जनता भी ये मानने लगी है कि बीजेपी संविधान की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। इसका नुकसान अब बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है और साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के दबाव में अब बीजेपी को झुकना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी की कमजोरी चुनावों के दौरान ही सामने आ गई थी, जब मोदी के भाषणों में बीजेपी की नीतियों से ज्यादा कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा होती थी। कांग्रेस के लोगों ने न्याय पत्र का जितना प्रचार नहीं किया होगा, उससे कहीं अधिक प्रचार अकेले नरेंद्र मोदी ने कर दिया। मंगलसूत्र चोरी करने से लेकर भैंस खोलकर ले जाने तक उटपटांग आरोप कांग्रेस पर मोदी ने लगाए। उन्हें भ्रम था कि हर खाते में 15 लाख वाली बात की तरह जनता इस बात को भी मान लेगी कि कांग्रेस किसी का मंगलसूत्र चोरी कर सकती है। लेकिन 10 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बाद
भी नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, जबकि राहुल गांधी ने यह काम बखूबी किया। राहुल ने भी जनता के बीच बीजेपी पर आरोप लगाए कि बीजेपी बहुमत से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, और जनता ने राहुल की बात मानी भी। शायद बीजेपी अब तक इस सदमे में है कि आखिर जनता ने मोदी की जगह राहुल की बात कैसे मान ली। बीजेपी ने चुनावी नतीजों की समीक्षा बैठकों में इस बात को स्वीकार भी किया कि संविधान बदलने की बात बीजेपी पर भारी पड़ गई। इसीलिए संसद में आने के बाद मोदी ने संविधान के प्रति को माथे में लगाकर संदेश देना चाहा कि बीजेपी संविधान के साथ खड़ी है। संविधान हत्या विरोधी दिवस मनाने का ऐलान भी हो गया और ओम बिरला और जगदीप धनखड़ ने कई बार विपक्ष को इमरजेंसी की याद दिलाते हुए ये बताया कि मोदी सरकार संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह के हथकंडों के साथ साथ बीजेपी अगर अपने रवैये में बदलाव लाती तो शायद लोग ये मानते कि बीजेपी से संविधान को कोई खतरा नहीं है। मगर वक्फ बोर्ड और SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर वाले फैसले पर बीजेपी ने अपना रुख साफ करने में जो देरी की, उससे भी बीजेपी की पोल खुल गई।